तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एबर्स-मोल मॉडल में। यहाँ पर एनालिसिस ऑफ कट ऑफ रीजन, और कट ऑफ रीजन का मतलब यहाँ पर रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन देखेंगे। और इस रीजन में एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एबर्स-मोल मॉडल की इक्वेशन, और एबर्स-मोल मॉडल की इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन जो आपके एबर्स-मोल मॉडल, इसके पहले 2 लेक्चर पहले हमने एबर्स-मोल मॉडल डिस्क्राइब किया था और उसमें इक्वेशन हमने बनाया था, और वहाँ पर वो इक्वेशन उस लेक्चर में इक्वेशन नंबर 6 थी। एबर्स-मोल मॉडल की इक्वेशन 6 नहीं, सॉरी, इक्वेशन नंबर 4 थी। और उस इक्वेशन नंबर 4 मतलब कि सेकंड सेट की दूसरी इक्वेशन आपकी आई थी, और उस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 4 ऑफ एबर्स-मोल मॉडल इक्वेशन नंबर 4 जो है एबर-मोल मॉडल की, और जो कि इमीटर करंट के लिए इक्वेशन लिखी जाती है। और आई ई इक्वल टू आपने लिखा था यहाँ पर आई ई ओ 1/1 माइनस अल्फ़ा एन अल्फ़ा आई, और इसके साथ जो पहला टर्म था उसमें मल्टीप्लिकेशन में था एक्सपोनेंशियल पावर वी बी ई अपान वी टी -1। इसके साथ दूसरा टर्म आया था माइनस अल्फ़ा आई आई सी ओ होल अपान 1 माइनस अल्फ़ा एन अल्फ़ा आई इंटू ब्रैकेट में आपने लिखा था वी बी सी अपान वी टी -1। याद करिए उस लेक्चर में एबर्स-मोल मॉडल का जो पहला लेक्चर था उसमें ये इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन नंबर 4 थी। और इस इक्वेशन के आगे हमको डिस्कस करना है। जब हम रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेकर आगे चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये तीसरी एनालिसिस कर रहे हैं कट ऑफ रीजन की, और कट ऑफ रीजन की एनालिसिस है तो इक्वेशन की नंबरिंग C1 C2 C3 रखी जाए, बेटर होगा। यहाँ पर देखें कि जो VBC है, क्योंकि कट ऑफ रीजन की बात कर रहे हैं, रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन है, मतलब कि अगर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं कुछ इस प्रकार से आप दिखाते हैं ट्रांजिस्टर, यहाँ पर इमिटर बेस कलेक्टर, तो रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन है। बेस को अगर कॉमन रखा जाए, ग्राउंडेड रखें, तो जो बायस कॉम्बिनेशन है, बायसिंग बैटरी लगेंगी यहाँ पर, ये भी आपका रिवर्स बायस होगा और ये भी रिवर्स बायस। मतलब कि जो दोनों जंक्शन हैं आपकी यहाँ पर जे ई इमिटर जंक्शन एंड जे सी जिसे आप कलेक्टर जंक्शन कहते हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर की अगर बात करें, यहाँ पर इमिटर बेस एंड कलेक्टर, तो दोनों जंक्शन आपकी रिवर्स बायस रखी जाएंगी। और जब दोनों जंक्शन रिवर्स बायस रख रहे हैं, इस कंडीशन में यहाँ पर हम इमिटर करंट का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखे हैं। और इसमें चूंकि आप देख रहे हैं कि ये VBC रिवर्स बायस है, तो VBC आपका निगेटिव होगा, और VBC निगेटिव होने के साथ साथ हम यहाँ पर ये निकालना चाहेंगे कि जो VBE है इसकी क्या पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये जंक्शन आपकी जो इमिटर बेस जंक्शन है ये कट ऑफ हो जाती है। क्योंकि रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने ट्रांजिस्टर के स्विचिंग एक्शन में ये डिस्कशन किया था कि आवश्यक नहीं है कि किसी जंक्शन को रिवर्स बायस करने पर ही वो जंक्शन आपकी कट ऑफ हो। ये जंक्शन आपको कट ऑफ करना है तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है, जिसे आप VBE लिखेंगे, इसकी वैल्यू को पॉजिटिव रखा जाए और उस सिचुएशन में देखा जाए कि क्या ये जंक्शन कट ऑफ होती है, जबकि ये वोल्टेज VBC ये आपका नेगेटिव है। तो अगर आप ये कह देते हैं कि जो VBC है इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है
और इसके साथ आप कह रहे हैं कि जो मॉड ऑफ VBC है, मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन VT होगा, टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज। तो इस कंडीशन में जो एक्सपोनेंशियल पावर VBC अपान VT का टर्म है, ये टर्म आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, नियरली जीरो ले सकते हैं। ठीक है, और अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, इतना लिखने के बाद आगे लिख लीजिएगा, फॉर इट let us calculate the value of VBE, let us calculate the value of VBE, ब्रैकेट में लिख लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, for which the transistor will go, for which the transistor will go into cut-off region without changing the polarity of VBE, without changing the polarity of VBE, इसकी पोलरिटी को बिना बदले हुए हम यहाँ पर चाहते हैं, मतलब कि ये नॉर्मल मोड की अगर बात करें तो ये जंक्शन आपकी फॉरवर्ड बायस थी। अगर नॉर्मल मोड की बात करते हैं तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस रखते हैं, और ये फॉरवर्ड बायस में बैटरी है तो यहाँ पर इमीटर टर्मिनल जो है इस बैटरी के निगेटिव से जुड़ा होगा और बेस टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा होगा। हम चाहते हैं कि इसकी पोलरिटी को ना बदलें और इसकी वैल्यू को रिड्यूस करें, पॉजिटिव वैल्यू रिड्यूस करें, और इस प्रकार से रिड्यूस करें कि ये जो जंक्शन है इमीटर जंक्शन, ये आपकी कट ऑफ रीजन में चली जाए। तो इस कंडीशन में अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, thus we have calculate such value of VBE such value of VBE for which exponential power VBC upon VT becomes 0, nearly 0, and IE becomes negligible। हमको इस वोल्टेज VBE की वो वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसके लिए ये एक्सपोनेंशियल टर्म नेग्लिजिबल हो जाए और इमीटर करंट IE ये भी नेग्लिजिबल हो जाए। ये सिचुएशन यहाँ पर हमको अडॉप्ट करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूज करेंगे स्टैंडर्ड रिलेशन। डायरेक्टली आप लिखेंगे सिंस बाय स्टैंडर्ड रिलेशन। स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है आपका? अल्फा एन आई ई ओ इक्वल अल्फा आई आई सी ओ, ये आपका स्टैंडर्ड रिलेशन है। और इस स्टैंडर्ड रिलेशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। इस स्टैंडर्ड रिलेशन को यूज करें तो जो आपकी इक्वेशन C1 इसके पहले आपने लिखा था, इक्वेशन C1 बिकम्स, इक्वेशन C1 की आपको बात करनी है तो इक्वेशन C1 में आप लिख सकते हैं आई ई इक्वल टू आई ई ओ अपान 1 माइनस अल्फा एन अल्फा आई
एक्सपोनेंशियल पावर v बी ई अपान वी टी माइनस 1, ये आपने लिखा। और दूसरे टर्म में आप जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पर अल्फ़ा आई आई सी ओ था, तो उसकी जगह पर स्टैंडर्ड रिलेशन से अल्फ़ा एन आई ई ओ पुट करेंगे, और उसके साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल पावर वी बी सी अपान वी टी को आपने नेग्लेक्ट किया था। तो जो आपका दूसरा टर्म है वो आ जाएगा प्लस अल्फ़ा एन आई ई ओ अपान 1 माइनस अल्फ़ा एन अल्फ़ा आई। ठीक है, ये रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एक्सपोनेंशियल पावर वी बी सी अपान वी टी को नियरली 0 रखा है, तो उस कंडीशन में -1 बचेगा, और -1 बचेगा तो ये साइन आपका जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी कॉमन है उसको बाहर ले लिया जाए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आई ई इक्वल टू, कॉमन क्या आ जाएगा, आई ई ओ अपान 1 माइनस अल्फ़ा एन अल्फ़ा आई, और यहाँ से आपका बच जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर वी बी ई अपान वी टी माइनस 1, और ये प्लस में आ जाएगा आपका यहाँ पर अल्फ़ा एन अपान, सिंपली अल्फ़ा एन बचेगा, ये क्वांटिटी आपकी बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जो अल्फ़ा एन है इसकी बात करें तो ये फॉरवर्ड करंट गेन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। जब ट्रांजिस्टर आपका फॉरवर्ड या नॉर्मल या एक्टिव मोड में काम कर रहा है तो उस समय करंट गेन है, और इसकी वैल्यू जो है वो नियरली 1 लेते हैं। तो आगे लिख सकते हैं आप, सिंस अल्फ़ा एन इज नियरली 1, सो अल्फ़ा एन माइनस 1 नियरली 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये -1 अगर इसके साथ लिया जाए तो अल्फ़ा एन को नियरली 1 ले रहे हैं, तो आल्सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है 1 माइनस अल्फ़ा एन अल्फ़ा आई, इसको नियरली 1 माइनस अल्फ़ा आई लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा एन को नियरली 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी, हेंस इस इक्वेशन से वैल्यू लिखें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस आई ई इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका आई ई ओ अपान 1 माइनस अल्फ़ा आई के लगभग बराबर, और ये टर्म यहाँ पर आपने देखा कि 0 हो गया, तो एक्सपोनेंशियल पावर वी बी ई अपान वी टी, इस फॉर्म में ये इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन नंबर C2 बना लें इसको। यहाँ पर जो अल्फ़ा आई है वो आपका इन्वर्स मोड एक्टिव रीजन में करंट गेन है, और अल्फ़ा आई की वैल्यू अगर 1 से बहुत कम है, पहला केस देखें, अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। अगर ये मान लें हम कि इफ़ अल्फ़ा आई इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 माइनस अल्फ़ा आई बिकम नियरली इक्वल टू 1, सो आई ई नियरली इक्वल टू आ जाएगा आपका आई ई ओ ई पावर वी बी ई अपान वी टी, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी, इक्वेशन नंबर C3। और यहाँ पर जो आई ई ओ है, हियर आई ई ओ इज रिवर्स saturation current
थ्रू रिवर्स सेचुरेशन करंट है, और रिवर्स सेचुरेशन करंट IEO लिखी गई है यहाँ पर। और ये किस डायोड के थ्रू, अगर एवर स्मॉल मॉडल की बात करें तो यहाँ पर जो डायोड लगा था वो आपका इमिटर डायोड था, और इमिटर डायोड आपका किस जंक्शन पर लगा हुआ था, इमिटर बेस जंक्शन पर। तो इसको आप लिख सकते हैं थ्रू इमिटर डायोड, ठीक है। इमिटर डायोड ये आप लिखा जा सकता है, और ये आप देखेंगे एबर्स मोल मॉडल में, एबर्स मोल मॉडल की अगर बात करें तो वहाँ पर इमिटर डायोड के थ्रू थी। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को ले सकते हैं। और ये इक्वेशन यहाँ पर जो आपकी आ रही है इक्वेशन C3, ये आपकी है आइडेंटिकल टू डायोड इक्वेशन इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो उस कंडीशन में जो डायोड इक्वेशन आती है उसके आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इमिटर करंट की वैल्यू आपको नेग्लिजिबल करनी है तो जो ये वोल्टेज लगा हुआ है, क्योंकि ये इमिटर डायोड की बात कर रहे हैं और ये इक्वेशन डायोड करंट इक्वेशन के आइडेंटिकल है, तो ये बाइसिंग वोल्टेज होगा डायोड के लिए। और डायोड का जो बाइसिंग वोल्टेज है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज डायोड के कट इन वोल्टेज या डायोड के पोटेंशियल बैरियर, डायोड में जो पीएन जंक्शन बन रही है उसके पोटेंशियल बैरियर के बराबर या उससे कम है, तो उस कंडीशन में जो इमिटर करंट है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि आप ये लिख सकते हैं if VBE is nearly 0.65 वोल्ट, और ये क्या है आपका कट इन वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड। अगर ट्रांजिस्टर आपका सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का है तो जो पीएन जंक्शन बन रही है, बेस इमिटर पीएन जंक्शन, उसके क्रॉस वोल्टेज अगर इस वैल्यू के बराबर या इससे कम होता है तो ये वैल्यू चूँकि कट इन वोल्टेज है सिलिकॉन डायोड के लिए, उस कंडीशन में ये टर्म आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जो IE करंट है इमिटर करंट, ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगी। और अगर ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो गई तो एक्टिव रीजन से ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। इन दिस सिचुएशन ट्रांजिस्टर goes from active region to कट ऑफ रीजन। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर बैटरी की पोलरिटी को हम नहीं बदल रहे हैं तो उस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जब आपने अल्फ़ा आई को वेरी वेरी लेस देन 1 लिया है तो बैटरी की पोलरिटी बिना बदले, अगर हम इस बैटरी VBE, मतलब कि जो यहाँ पर बाइसिंग बैटरी है बेस इमिटर जंक्शन के क्रॉस लगी हुई, अगर इसके द्वारा सप्लाई होने वाले वोल्टेज की वैल्यू हम इस वैल्यू के बराबर रख दें तो जो आपकी इमिटर करंट है वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगी और ट्रांजिस्टर इस सिचुएशन में एक्टिव रीजन से कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा केस कि अगर अल्फ़ा आई की वैल्यू 1 से बहुत कम नहीं है, मतलब कि आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या सिचुएशन होगी। सेकंड केस देखते हैं, केस सेकंड। और केस सेकंड में आप ले रहे हैं
if alpha I is not negligible, अल्फा आई अगर आपका नेग्लिजिबल नहीं है, देन जो इमिटर करंट आई ई है वो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर आई ई ओ ई पावर वी बी सी वी बी ई अपान वी टी, ये तो रहेगा ही, और इसके साथ 1/1 माइनस अल्फ़ा आई प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस फॉर्म में इस इक्वेशन को आपने लिखा, ये आपकी इक्वेशन नंबर C2 के अकॉर्डिंग था, फ्रॉम इक्वेशन C2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करें, मैनिपुलेट करें, तो आई ई इक्वल टू आप लिख सकते हैं आई ई ओ एक्सपोनेंशियल पावर वी बी ई अपान वी टी, और यहाँ पर इस पूरे टर्म को अगर एक्सपोनेंशियल के पावर में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं ई पावर और इसका लाग ले लें ln 1/1 माइनस अल्फ़ा आई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, जब इस फॉर्म में आपने लिखा तो अब देखें यहाँ पर कि ये भी एक्सपोनेंशियल पावर में है और ये भी एक्सपोनेंशियल पावर में है, और ln 1/1 माइनस अल्फ़ा आई है, तो 1/1 माइनस अल्फ़ा आई, इसको फिर से आप मैनिपुलेट करें तो आई ई इक्वल टू लिख सकते हैं आई ई ओ ई पावर वी बी ई अपान वी टी, और एक्सपोनेंशियल पावर लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर ये ln है ये आपका, तो जब इसको यूज करेंगे 1/, में है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्लस में जाएगा, प्लस लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल के पावर में, प्लस ln 1/1 माइनस अल्फ़ा आई, ये टर्म बनेगा एक्सपोनेंशियल के पावर में। अब ये 1/, में है तो इसको जो है माइनस में लिख सकते हैं, और ln 1 की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो जो इक्वेशन आपकी बनेगी, दिस इम्प्लाइज दैट आई ई विल बिकम इक्वल टू आई ई ओ एक्सपोनेंशियल पावर आ जाएगा आपका वी बी ई माइनस वी टी ln 1 माइनस अल्फ़ा आई एंड होल अपान वी टी, ये इक्वेशन मिल जाएगी आपकी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि 300 केल्विन अगर लेकर चलें तो वी टी टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ वोल्ट, ये नियरली आपका आ जाता है 26 मिली वोल्ट। डायोड के केस में आपने इसको पढ़ा ही होगा, एंड अल्फ़ा आई की वैल्यू सिलिकॉन डायोड के केस में 0.5 ले रहे हैं। ये करंट गेन आपका लेस होता है, लेकिन इसकी वैल्यू नियरली यहाँ पर 0.5 अगर ले रहे हैं, इन्वर्स एक्टिव मोड में जो आपका करंट गेन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, वो 0.5 वोल्ट लिया जा रहा है। और अगर इन वैल्यूज को हम रख कर यहाँ पर कैलकुलेट करें वी टी ln 1 माइनस अल्फ़ा आई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी नियरली -18 मिली वोल्ट। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा आप लोग, ये वैल्यू लगभग इतनी आ जाती है। तो अब इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी, देयरफॉर आई ई विल बिकम इक्वल टू आई ई ओ एक्सपोनेंशियल पावर
VBE, और यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस साइन प्लस, और 18 मिली वोल्ट है। तो 18 मिली वोल्ट को यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 0.018 वोल्ट के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में सभी क्वांटिटीज वोल्ट में है। तो ये आपका आ जाएगा प्लस 0.018 वोल्ट के इक्वल, और होल अपान VT ये रहेगा ही। तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी आपकी, जो यहाँ पर ये इक्वेशन थी। और ये केस सेकंड है जब आपने ये कंसीडर किया है कि जो अल्फ़ा आई है, रिवर्स करंट गेन है, वो आपका नेग्लिजिबल नहीं है, तब इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ रही है। इसको आप यहाँ पर इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन आई थी इसको C4 बना दें और ये इक्वेशन C5 बना लें। तो ये जो दो इक्वेशन आपको मिल रही हैं, अगर इसमें अब देखें कि प्लस 0.18 वोल्ट ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है, इसका मतलब कि जो अब कट इन वोल्टेज है सिलिकॉन के केस में, जो कि आपका 0.65 वोल्ट था, वो अब कितना हो जाएगा। सो VBE नियरली इक्वल टू, अगर 0.65 वोल्ट यहाँ पर लाना है और ये ऑलरेडी दिया है, तो जो 0.65 वोल्ट से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू क्या बचेगी। 0.65 से अगर हम 0.018 वोल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी। 0.65 वोल्ट माइनस 0.018 वोल्ट, और ये नियरली ये आपका इक्वल आ जा रहा है 0.632 वोल्ट। मतलब कि अगर बेस इमिटर वोल्टेज की वैल्यू इतनी वोल्ट आ जाए तो ये सिचुएशन होगी किसके लिए, फॉर IE नेग्लिजिबल। IE को नेग्लिजिबल करने के लिए हमको बेस इमिटर वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर ये रखनी पड़ेगी। पहले केस में आपने देखा कि जब अल्फ़ा आई नेग्लिजिबल था तो बेस इमिटर जंक्शन पर जो ये बैटरी लगी थी इसकी वैल्यू जब 0.65 वोल्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में IE नेग्लिजिबल हो रही थी। मतलब कि ट्रांजिस्टर आपका नॉर्मल टू एक्टिव मोड से कट ऑफ मोड में जा रहा था। लेकिन अगर अल्फ़ा आई नेग्लिजिबल नहीं है तो उस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि बेस इमिटर वोल्टेज की वैल्यू अगर 0.63 वोल्ट के लगभग हो जाती है, इसके बराबर, तब उस कंडीशन में जो IE है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। मतलब कि ट्रांजिस्टर को एक्टिव से कट ऑफ ले जाने के लिए, दैट इज ट्रांजिस्टर goes from एक्टिव टू कट ऑफ, एक्टिव से कट ऑफ रीजन में ले जाने के लिए जो VBE है ये कहाँ पर लाई करना चाहिए, लाई बिटवीन, एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि 0.4 से अगर हम 0.5 वोल्ट के बीच में ला लें तब उस कंडीशन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव से कट ऑफ चला जाएगा। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकली आपने कैलकुलेट किया कि जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है उसकी वैल्यू VBE की वैल्यू 0.632 वोल्ट के बराबर हो जाती है, तो उस कंडीशन में IE नेग्लिजिबल हो जाएगी। और प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर के इमिटर बेस जंक्शन पर बैटरी लगी है, सोर्स लगा हुआ है, अगर उसके द्वारा सप्लाई वोल्टेज 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्ट के बीच में कर दिया जाए तो उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर जो कि नॉर्मल मोड में ऑपरेट कर रहा था वो आपका कट ऑफ रीजन में वर्क करने लगेगा और दोनों जंक्शन आपकी रिवर्स बायस हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर एनालिसिस है कट ऑफ रीजन की, कंप्लीट एनालिसिस होगी कट ऑफ रीजन की एबर्स मोल मॉडल इक्वेशन के अकॉर्डिंग।
और इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर एनालिसिस सैचुरेशन रीजन में। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं एबर्स-मोल मॉडल का यूज करके हम ट्रांजिस्टर की एनालिसिस करेंगे सैचुरेशन रीजन में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।